हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग अपने 11th क्लास में जो थर्ड चैप्टर है अकाउंटिंग कन्वेंशंस प्रिंसिपल्स एंड अजम्पशंस उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। एक थियोरेटिकल चैप्टर है बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बड़ा क्वेश्चन थ्योरी का आता है आपके एग्जाम में इससे, जो आपका 6 मार्कर होता है यूजुअली। आपको इन कन्वेंशंस कंसेप्ट्स के मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग रट्टा लगा लेते हैं, लेकिन आपकी बहुत बार जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है, केस स्टडी आ जाती है, जिसको आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसका मतलब पता हो। सो हम बेसिकली एक क्विकली फॉर्म में इसको इस वीडियो में कवर करेंगे, सारे के सारे कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन को। हमारे 8 कंसेप्ट हैं बेसिकली एंड 4 कन्वेंशंस हैं। सो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे हम लोग ट्राई करते हैं कि बेसिकली कॉमर्स से रिलेटेड सारी क्वेरीज आपकी पूरी करें, भले ही आप किसी भी लेवल पे हों। दूसरी चीज़, अगर आपको इस बेसिकली ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सो दैट कि वो लोग भी इस कंसेप्ट को आसानी से समझ पाएँ। सो बात शुरू करते हैं। बेसिकली मैंने इस वीडियो में एक छोटी सी हेल्प करी है आप लोगों के लिए कि जब मैं कंसेप्ट समझा दूंगा तो उसके बाद आपकी स्क्रीन्स पे डेफिनेशन आ जाएगी उस कंसेप्ट की, सो दैट कि आप उस डेफिनेशन को साथ के साथ रीड कर लें एंड जो मैंने बोला है वो उस डेफिनेशन से करस्पॉन्ड कर पाए, आप लोग बात को अब्जॉर्ब कर पाएँ, समझ पाएँ। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, इन कंसेप्ट को प्रिंसिपल भी कहते हैं। सो अगर आपकी बुक में प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो इस बात से कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या कंसेप्ट्स हैं उसमें सबसे पहला होता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बहुत सीधा सादा सिंपल सा प्रिंसिपल है जो कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं अकाउंट्स के लिए। जब हम किसी बिजनेस के ओनर बेसिकली बिजनेस को पैसा देगा तो उस केस में हमको ऐसे रिकॉर्ड करना है कि एक आउटसाइडर ही हमको पैसे दे रहा है। अभी अगर आप लोगों ने हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियो देखी होगी या कोई भी आप न्यूमेरिकल आपने पढ़ा होगा चैप्टर में, सो आप देखते हो कि जब हम कैपिटल लिखते हैं तो हम कैपिटल का भी अलग से अकाउंट बनाते हैं, या जब जो ओनर है वो ड्राइंग करता है तब भी हम उसको बुक्स में लिखते हैं। तो भाई वो लिखने का पर्पज़ यही है कि एक बिजनेस एक ओनर को आउटसाइडर ही मानता है, और इसी वजह से कैपिटल बैलेंस शीट में टॉप पे आती है कि भाई हमने ओनर से पैसा उधार ही ले रखा है। जिन लोगों ने अभी न्यूमेरिकल्स नहीं पढ़े हैं, जो मैंने बात बोली है इसको ध्यान रखेंगे। एक बिजनेस अपने मालिक का पैसा लगाया हुआ भी इसी तरीके से रिकॉर्ड करता है कि हमने उधार लिया हुआ है पैसा। सो बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग हैं। जैसे कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए टाटाज हैं। अब भाई देखो, लोग आते जाते रहते हैं। टाटा बेसिकली इतनी पुरानी कंपनी है, मोर देन 100 ईयर्स से एग्जिस्ट करती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लोग आते हैं चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, बट नए जो लोग हैं वो कंपनी का कार्यभार संभालते रहते हैं। सो ओवर द टाइम बिजनेस बंद नहीं होता। सो अकाउंट जो है बेसिकली वो यही समझाता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। इस बात का हम ध्यान रखेंगे अकाउंट्स बनाते समय। दूसरा प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, दैट इज मनी मेजरमेंट। मनी मेजरमेंट जो प्रिंसिपल है हमारा, वो प्रिंसिपल कहता है कि आप अकाउंट्स की किताबों में सिर्फ वही बातें लिखें जिनको पैसे में नापा जा सकता है। जिन चीज़ों को पैसे में नापा नहीं जा सकता उनको हम किताबों में लिख नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका एक एम्प्लॉय बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है और एक दूसरा एम्प्लॉय ने कुछ बेसिकली स्कैम करा है, गड़बड़ करी है, फ्रॉड करा है आपकी कंपनी में, तो भाई आप जो ऑनेस्ट है उसकी भी ऑनेस्टी नहीं लिख सकते किताब में, और जो डिसऑनेस्ट है उसकी भी डिसऑनेस्टी की वैल्यू नहीं लिख सकते आप किताब में। सो ये बात समझनी ज़रूरी है कि दोज थिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तीसरा है हमारा गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल भी है हमारा, अजम्पशन भी थी हमारी। इस वीडियो का जो दूसरा पार्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, जिसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हमने बात करी थी। सो गोइंग कंसर्न कहता है कि भाई बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है। जब भी एक बिजनेस शुरू होता है तो हम अपने दिमाग में बात बैठा के रखते हैं कि ये बिजनेस बेहिसाब टाइम तक चलेगा एंड ये जो बिजनेस है बेसिकली कभी बंद नहीं होगा। सो हम लोग इस चीज़ को दिमाग में रखते हैं एंड जितनी भी चीज़ें हैं जो अपनी अकाउंट्स की लाइफ है, जो अकाउंट्स हम बनाते हैं वो हर कुछ दिन बाद बना लेते हैं। जैसे यूजुअली इंडिया में या बाहर भी जो प्रैक्टिस है पूरी दुनिया में आजकल, वो है कि कंपनी साल में तो अकाउंट्स बनाती है,
आजकल क्वार्टरली भी अकाउंट्स बनते हैं, आप न्यूज़ अगर देखेंगे तो देख पाएंगे कि हर 3 महीने में अकाउंट्स बन रहे हैं। तो वो इसीलिए बनते हैं भाई गोइंग कंसर्न में कि इतनी लंबी लाइफ है, ज़रूरी है कि बीच बीच में प्रॉफिट निकाल के देख लिया जाए। क्योंकि आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ के देखो, मान लीजिए आज आपने एक काम शुरू करा, 10 साल तक वो काम चला, जब तक आप उससे परेशान नहीं हो गए और आपने उस काम को बंद कर दिया। 10 साल के बाद जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो आप क्या देखते हो, भाई आपको लॉस हुआ था 10 के 10 साल, आप बस कैलकुलेट नहीं कर रहे थे तो आपको पता नहीं चला, एंड इसकी वजह से क्या हुआ, आपके 10 के 10 साल खराब हो। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि जब भी कोई बिजनेस शुरू होता है तो हर कुछ टाइम बाद अकाउंट्स बनाए जाए। सो गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। अगला है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट या कॉस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं इसको बहुत सारे लोग। ये प्रिंसिपल बहुत सीधी सादी सरल सी बात करता है भाई। एग्जाम्पल ले लीजिए कि मान लीजिए, बहुत सिंपल एग्जाम्पल लूँगा मैं, आपने एक ज़मीन ली है 1 करोड़ रुपए की 2010 में, एंड अब 2020 में उस ज़मीन की जो कीमत है वो 4 करोड़ रुपए हो गई। तो आपको ज़मीन की कीमत को 4 करोड़ रुपए नहीं लिखना है, आपको ज़मीन की कीमत को 1 करोड़ रुपए ही लिखना है। जो आपने पास्ट में उस पर पैसा खर्च करा था उसी वैल्यू को आप उसकी किताबों में लिखेंगे। ये इस वजह से ज़रूरी है कि अकाउंट्स की वैल्यूज़ को अननेसेसरली बड़ा घटा ना दिया जाए और वैल्यूज़ फेयर रहें। चलिए अगली बात करते हैं डुअल एस्पेक्ट। डुअल एस्पेक्ट का मतलब होता है अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के 2 इफ़ेक्ट होते हैं। आप अपनी किताब भी देख लीजिए, आपकी किताब का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग, मतलब हर एक एंट्री के डबल इफेक्ट होंगे, डुअल इफेक्ट होगा। और हर एक ट्रांजैक्शन के लॉजिकली अगर देखा जाए तो इफेक्ट 2 ही होते हैं। ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी देखी थी बात, अभी आप आगे जर्नल एंड लेजर में भी देखेंगे। सो डुअल एस्पेक्ट का सिंपल मतलब है एवरी ट्रांजैक्शन हैव 2 इफेक्ट्स। अगर भाई उसके 2 इफेक्ट नहीं आ रहे तो गलती आपने कर दी है कहीं पर। अगला है बच्चों अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कनेक्टेड है थोड़ा सा गोइंग कंसर्न से। भाई मैंने बोला कि बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट है, चलता जाएगा, बिजनेस बंद नहीं होगा कभी। तो भाई सिंपल बात है, अकाउंट्स बना के देख लो। तो अकाउंटिंग पीरियड कहता है भाई जो ये इनफाइनाइट लाइफ है ना, इसको ना छोटे छोटे पीरियड्स में बांट लो। जैसे मान लो 1 साल, तो 1 साल 1 साल 1 साल, इस तरीके से। ये सिंपली कहता है भाई हर साल अकाउंट्स बना के देख लो। अगर उस साल के बाद भी प्रॉफिट में चल रहा है बिजनेस तो उसे आगे चलाओ, नहीं चल रहा तो उसको बंद करो और कुछ और काम करो। वाई बेसिकली वेस्टिंग द रिसोर्सेज एंड टाइम। सही बात है। देन उसके बाद हम अगली बात करते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक बहुत सरल प्रिंसिपल है, बट लोग इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यूजुअली जो एग्जाम्पल टीचर्स वगैरह देते हैं आप उस एग्जाम्पल को समझ नहीं पाते, तो मैं एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चों आपका जो साल ख़त्म होता है वो 31 मार्च को ख़त्म होता है हर साल। अकाउंट्स में इसे फिस्कल ईयर कहते हैं। ये शुरू होता है 1 अप्रैल को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। ठीक है जी, हमारी सरकार भी इसी उस पर काम करती है, इंडिया में यही फिस्कल ईयर है। अब मान लीजिए बेटा कि आपका एक बिजनेस है एंड मैं आपसे सामान खरीदने आया 31 को। ठीक बात है, मैंने सामान खरीद लिया, मैंने बोला कि भाई देखो पेमेंट बड़ी है, ऐसा करना बेटा मेरे से आप 3 अप्रैल को पैसे ले लेना। सही बात। अब आपने बोला कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। अब आपने गड़बड़ कर दी अपने अकाउंट्स में। अब यहाँ पे आपका बीच में साल चेंज हो गया, 31 मार्च और 1 अप्रैल में एक फाइनेंशियल ईयर का फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये साल ख़त्म हो रहा था, ये लास्ट दिन है, और ये अगला साल शुरू हुआ है। जैसे हम लिखते हैं ना, ये 2018-19 है ये, और ये 2019-20 है। ये 19-20 का फिस्कल ईयर है और ये 18-19 का फिस्कल ईयर है। आपने क्या सोचा कि भाई मैं आज आखिरी दिन तो बेच ही रहा हूँ, सर बेसिकली 3 तारीख को पैसे दे ही देंगे, 2-3 दिन की बात है। ऐसा करता हूँ आज इस सेल को रिकॉर्ड नहीं करता, सीधा 3 तारीख को ही लिख दूंगा, बिल 3 तारीख का ही बना दूंगा या 3 तारीख का ही बना देता हूँ। आपने गलती कर दी है यहाँ पे। हाँ आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली है और आपका प्रॉफिट एंड लॉस कोई अफेक्ट नहीं होगा टोटल में देखा जाए तो, परंतु अकाउंट्स का एक सीधा लॉजिक है कि जो चीज़ जब हुई है उसको आप तब लिखें। अकाउंट्स मैथ नहीं है कि आपको आंसर निकालना है। अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है। ये प्रूफ होता है लीगल कोर्ट में, इनकम टैक्स फाइल करने में मदद करता है और बड़े बड़े फ्रॉड्स को भी रोक सकता है अगर ठीक तरीके से बनाया जाए।
तो भाई आपने यहाँ क्या कर दिया, जो चीज़ 3 को हुई 31 को हुई थी वो 3 को हो गई। आपको ऐसा कभी नहीं करना होता। आपको भाई जो ट्रांजैक्शन जब हुई है उसे तभी रिकॉग्नाइज करना होता है। रिकॉग्नाइज माने किताब में लिखना होता है। तो अगर ये 31 को हुआ है तो मैंने पैसे दिए हों या ना दिए हों, आपको इस ट्रांजैक्शन को 31 तारीख को ही अकाउंट्स में लिखना है, क्योंकि इस चेंज से आपका ईयर चेंज हो गया। एंड आप बात समझ के देखिए, मान लीजिए कि अब फ्यूचर में कोई केस हो जाता है या डिस्प्यूट अराइज हो जाता है हम दोनों के बीच में, तो कोर्ट में मैं कुछ और बोलूँगा, आप कुछ और बोलोगे। हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, हो सकता है कि मेरे को नुकसान हो जाए। दोनों ही बातें अच्छी नहीं है, अनफेयर है। सो दैट्स वाई ज़रूरी है कि आप अकाउंट्स में जो चीज़ जब वो हो रही है तभी उसको रिकॉग्नाइज करें। अगला हमारा आता है लास्ट प्रिंसिपल, मैचिंग। मैचिंग जो प्रिंसिपल है उसके लिए मैं इस बात को मिटा रहा हूँ। मैचिंग प्रिंसिपल एक लाइन में ही डिफाइन हो जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी वर्ष के, किसी भी पीरियड के, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2019-20 है, तो इसके बच्चों जो खर्चे एंड लॉस हैं वो बराबर होने चाहिए इनकम एंड गेन के। तो एक सिंपल सी लाइन है, एक सेंटेंस है, मैचिंग कंसेप्ट स्टेट्स that expenses and losses for a period equals to the income and gains for the same period। अगर आपने अकाउंट्स एकदम ठीक बनाए हैं तो आपके जो खर्चे एंड लॉसेज हैं वो हमेशा बराबर आएंगे इनकम एंड गेन्स के। ये भी डुअलिटी को ही दर्शाता है, डुअल एस्पेक्ट को ही दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारे ये जो प्रिंसिपल्स थे हमने इसकी बात कर ली। सबकी इमेजेस अटैच हैं बीच में, अगर आप पे बुक नहीं है तो आप उन इमेजेस से रीड कर सकते हैं उसको। ये प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं आगे न्यूमेरिकल्स पढ़ने के लिए भी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बारे में। हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस 4 हैं, बेसिकली बहुत सिंपल हैं, एज सच कोई टिपिकल नहीं है। तो बात करते हैं अपने अकाउंटिंग कन्वेंशंस की। हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस में सबसे पहला कन्वेंशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत सीधी सी बात कहता है, साल दर साल अकाउंट्स के सेम मेथड आप लगाएं। बी कंसिस्टेंट विद योर मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग। आप समझ के देखो, मैंने एग्जांपल आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस में भी दिया था कि मान लो भाई आपने एग्जांपल मैंने लिया था आपके मार्क्स का। 9th में आपको मिले ग्रेड्स, 10th में आपको मिल गए मार्किंग्स, 11th में आपको मिल गए फिर ग्रेड्स। तो भाई क्या आप अपने 9th एंड 10th की प्रोग्रेस को कंपेयर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 9th में ग्रेड्स मिले हैं और 10th में मार्क्स मिले हैं। मार्क्स अलग तरीके से मिलते हैं, उनकी यूनिट्स अलग है। 9th में ग्रेड मिला था, मेथड चेंज हो गया। सेम यही चीज़ अकाउंट्स के साथ होगी। अगर आप साल दर साल मेथड चेंज करते जाएंगे तो आप अकाउंट्स को कंपेयर नहीं कर पाएंगे और आप नहीं बता पाएंगे कि आपका बिजनेस आगे बढ़ा है या पीछे गया है। सो इंडिया में ये रूल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो ICAI है हमारा, वो सारे रूल्स बनाता है ऐसे। उसका कहना है कि अगर जब तक कानूनी तौर पर ज़रूरी ना हो या फिर एक बेटर प्रेजेंटेशन अकाउंट्स की ना मिले, तब तक आप अपना मेथड चेंज ना ही करें अकाउंट्स का, तो वो बेहतर है। उसके बाद अगला है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर मैंने अभी भी बात करी थी, दोबारा से बहुत सिंपल सी बात है। फुल डिस्क्लोजर माने बच्चों, आप अकाउंट्स में कोई भी बात ना छुपाएं, सारी की सारी बातें डिस्क्लोज करें। एक अकाउंटेंट को कोई भी ट्रांजैक्शन छुपानी नहीं चाहिए, भले ही वो छोटी ट्रांजैक्शन हो या बड़ी ट्रांजैक्शन हो। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन छुपाते हैं तो उससे अकाउंट्स की जो इमेज है वो गलत हो सकती है, वो आगे प्रूफ की तरह काम नहीं आ सकते, या मे भी हो सकता है कि जो डेटा मैनेजमेंट को, ओनर्स को चाहिए, उसका मतलब ही चेंज हो जाए। सही बात। सो ये ज़रूरी है कि आप अकाउंट्स में कोई ट्रांजैक्शन स्किप ना करें। अगला है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का आपको एक और नाम याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंस। बहुत सरल सी बात बोलता है ये प्रिंसिपल, ये हमारी लाइफ में भी हमें सिखाया जाता है। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कहता है, डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आपको लॉस होने का इतना सा भी चांस लगता है ना कि भाई हो सकता है लॉस हो जाए, तो आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लो कि हमें लॉस हो सकता है, पर आपको प्रॉफिट होने के 99% चांसेस भी दिखे, चांसेस ध्यान रखेंगे, तो भाई आपको वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना ही नहीं है। क्योंकि अगर प्रॉफिट हो गया तो बिजनेस के लिए अच्छी बात है,
लेकिन अगर लॉस हो गया तो बिजनेस बर्बाद भी हो सकता है। तो कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस बस एक सरल सी बात कहता है, भाई लॉस के लिए हमेशा तैयार रहो, प्रॉफिट के चांसेस कितने भी हों से किताब में ना लिखें जब तक अर्न ना हो गया हो। सही बात। मटीरियलिटी, लास्ट बात। मटीरियलिटी जो है, मटीरियल मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश के इसका बेसिकली मीनिंग समझे बहुत सेंटेंसेस में, सो मटीरियल मतलब होता है समथिंग इम्पॉर्टेंट। सो मटीरियलिटी कहता है कि अकाउंटेंट को अननेसेसरी या बहुत जो अनइम्पॉर्टेंट बातें हैं उन पर टाइम खराब नहीं करना चाहिए। हमेशा जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उन पे अकाउंट्स में जोर देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट कि आपको क्लैरिटी मिले। बच्चों, मान लो हमारा जो फिगर्स हैं क्वेश्चन में वो कुछ ऐसी हैं, 1,51,352 रुपये 50 पैसे। दूसरी फिगर है 1,004 रुपये 25 पैसे। अगली फिगर है 1,1250 रुपये 60 पैसे। अब ये जो है, इसमें जो पैसा लिखा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी बर्डन बढ़ा रहा है अकाउंटेंट पे। काम इसका कुछ नहीं है। पैसेज में अगर आप इन्हें इग्नोर भी कर दो या इन्हें राउंड ऑफ कर दो तो आपकी कैलकुलेशन अच्छी भी लगेगी और स्टैंडर्ड भी लगेगी। अब ये आप जो अकाउंटेंट हो उसका बर्डन बढ़ा हुआ है, ये बस बर्डन बढ़ा रहा है। सो सिंपली ऐसी चीज़ों को बोला गया कि भाई आप इन्हें इग्नोर ही कर दो। इससे आपका क्या होगा, आप देखो आपका बर्डन कितना कम हो गया, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और ये आपका जो डिसीजन है या जो आपके अकाउंट्स की क्रेडिबिलिटी है, भरोसा जो आप करते हो अकाउंट्स पे, वो भी कम नहीं करता। तो मटीरियलिटी कहता है अननेसेसरी चीज़ों को कृपया करके अकाउंट से हटा दें सो दैट के जो अकाउंटेंट है उस पर बर्डन ना पड़े। सो आई होप आप लोगों को जो मैं बात कन्वे करना चाहता था इस वीडियो से वो समझ आई होगी। आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम gr_commerce पे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कोई अगर सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट या सजेशन हमारे लिए हो सो उस सजेशन को नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।